नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी खबर सिवान से है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सीमेंट से लदे ट्रक में आग लग गई, जिसमें खलासी झुलस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धू धू कर एक ट्रक जल उठा। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के जानकी नगर के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर सीमेंट लदा हुआ था और ट्रक हाई टेंशन तार के नीचे से गुजर रहा था, तभी उस तार के संपर्क में आ गया और उसमें आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कोई ग्रामीण बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया खलासी को। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है, लेकिन ट्रक किस तरह से धू धू कर जल उठा, खाक हो गया और उसमें सवार खलासी की झुलसकर मौत हो गई। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगली खबर भी सिवान से है। यहां बीटेक के छात्र की पीट पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा है, जो फिलहाल गोपालगंज में पोस्टेड है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के मालवीय चौक की है। मृतक रांची का रहने वाला था और भोपाल में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन कल रात वो सिवान अपने दोस्त से मिलने आया था, तभी ये घटना घटी। फिलहाल किस बात को लेकर इंस्पेक्टर और छात्र में विवाद हुआ, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इंस्पेक्टर साहब बोले कि ये पहले होश में आ जाता है, होश में आता है इसके घर में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। अब यार और यहाँ पता चल रहा है कि होश में आया कैसे, क्योंकि टीम में पता चल रहा है कि नींद का कि नींद हो जाएगा, अच्छा तो ठीक हो जाएगा। बताओ हम टीम में परेशान नहीं। सीतामढ़ी के डुमरा में एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ जमकर हंगामा किया और NH 77 को जाम कर दिया। जबकि मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया, लेकिन बच्चे की मौत से परिवार सदमे में है। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक परिवार जो अपना गुजर बसर मजदूरी करके करता है, वो अपने घर के चिराग को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। बच्चे को गोद में लेकर बैठे ये माँ बाप अपने घर के चिराग को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चे की उम्र महज 11 महीना है। मेरा बच्चा बीमार है, सर बड़ा है, पीठ पर घाव है। 1 लाख से ज़्यादा रुपया लगा दिए हैं, फिर भी ठीक होने का नहीं थी। बड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है। मजदूर आदमी 100-150 रुपया कमाते हैं, खाने तक पैसा भी नहीं। अपने बच्चे के इलाज के लिए इन्होंने अपने स्तर से काफी कोशिश की, लेकिन पूरा इलाज नहीं करा सके क्योंकि काफी कर्ज हो गए। अब इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। गए थे पटना PMCH तक, हम लोग कोई वहाँ से सावधान नहीं मिला था, नहीं लिया थे वहाँ वार्ड में भर्ती। हम वहाँ से रेफर मार दिए थे, तो वहाँ से चले आए घूर के। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बचा के 1-1.5 लाख रुपया लगाए थे अड़ोस पड़ोस में लेकर के कर्जा से, रिश्तेदार से। वहाँ से फिर यहाँ आए हैं तो यहाँ मतलब खाने तक की पैसा नहीं है। वहीं न्यूज़ 18 ने जब इनकी आवाज समस्तीपुर सदर अस्पताल प्रशासन तक पहुंचाई, तो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का इलाज हो सकता है। हमारे हायर सेंटर जो हमारे PMCH है, एम्स है, IGMS है, और हमारे RBS की टीम के थ्रू इसको ट्रैक करके और रजिस्ट्रेशन करके फिर टाइम लेके इनको भेजते हैं और वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। आज के डेट में बिहार में ये संभव है और हमारे यहाँ ये सारे ऑपरेशन बर्थ डिफेक्ट वाले चालू हो गए हैं और ये हो रहे हैं। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग अपने वादे को कहां तक पूरा कर पाता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, लेकिन सरकारी विभाग के कर्मचारी ही इसकी अनदेखी कर रहे हैं। गया के DTO कार्यालय में कोरोना से बचाव के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पर हर रोज सैकड़ों युवक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने सहित अन्य कामों के लिए आते हैं और भीड़ वैसी ही लगती है जैसे पहले लगती थी। वहीं DTO ऑफिस में कर्मचारी भी बिना मास्क के काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तब है जब DM ऑफिस में ही DTO का कार्यालय है। कोई घेरा नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, और पालन जो करना चाहिए उस पालन कुछ नहीं है। सैनिटाइजर मिला आपको ऑफिस में? नहीं, हमको नहीं मिला। सरकार करे सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कर्मचारी कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर।
बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 जून तक सभी जिलों में कोरोना जांच शुरू हो जाएगी। अभी 29 जिलों में जांच की जा रही है। 37,000 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। सभी जिलों में जो जांच की सुविधा हमको देनी है वो 15 जून तक सभी जिलों में 38 जिलों में जांच की सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। अभी वर्तमान में हम 29 जिलों में यह सुविधा दे रहे हैं। अगले 4 से 5 दिनों में ये सभी जिलों में शुरू हो जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच N95 मास्क का भी निर्माण शुरू हो गया है। पटना में एक फैक्ट्री में हर दिन 10,000 हाई क्वालिटी मास्क बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को सिर्फ 85 रुपए में मिलेंगे। खास बात यह कि मास्क बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह भारत में बने हैं। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार भी हरकत में है और N95 मास्क बनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार का सबसे पहला फैक्ट्री जो N95 मास्क बनाता है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे N95 मास्क बनाया जा रहा है। मशीन से जो लगातार यहाँ के कर्मचारी हैं लगातार N95 मास्क बना रहे हैं और N95 मास्क को सबसे अच्छा माना जाता है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। इस वक्त हम उस फैक्ट्री में हैं जो बिहार में सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया है N95 बनाने का और इस वक्त देखिए लगातार जो कारीगर हैं वो मास्क बनाने में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें इस मास्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि N95 मास्क वो मास्क होता है जिससे सबसे ज़्यादा बचाव होता है और संक्रमण का जो चांस है वो काफ़ी कम होता है। तो जाहिर तौर पे काफ़ी बड़ी भूमिका है इस फैक्ट्री की। सर ये PM2 डस्ट को रोकने में मतलब कोरोना का जो सबसे जो PM2 बहुत छोटा लेवल होता है उससे कोरोना का जो वायरस है वो बहुत बड़ा होता है। तो PM2 लेवल का है जो कोरोना वायरस को किसी भी तरह से आने नहीं देगा। और हम लोग ये पूरा भारतीय निर्मित मशीन भी यूज कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीन है लेकिन भारतीय निर्मित है। तो देखिए 10,000 मास्क पर डे बन रहा है N95 सीरीज का और जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जैसा कि बता रहे थे शशि रंजन जी कि बिल्कुल भारतीय तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें हर वो नियम को फॉलो किया जा रहा है जो N95 मास्क बनाने में किया जाता है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं N95 मास्क का जहाँ पे बड़े पैमाने पर डे 10,000 मास्क बनाया जा रहा है जो कि लोगों को उपलब्ध होगा और इसका दाम भी काफ़ी कम है, 85 रुपये है, जबकि मार्केट में अमोने से ज़्यादा रेट में मिलता है। तो ये बिहार का पहला फैक्ट्री है जहाँ पे N95 मास्क बन रहा है और लोगों को यहाँ का मास्क 85 रुपये में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें इस मास्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको बेहद सस्ते दामों में भी उपलब्ध है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एक बार फिर से गांधी मैदान में रौनक दिखने लगी है और मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स के लिए नियमों के साथ गांधी मैदान के गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि आज सुरक्षा गार्ड के अलावे कोई भी अधिकारी नजर नहीं आए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। लंबे इंतजार के बाद आज से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए गेट खोल दिए गए हैं और आपको हम इस वक्त नजारा दिखा रहे हैं गेट नंबर 1 का। देखिए कि जो सुरक्षा गार्ड हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही और मास्क चेक करने के बाद लोगों को प्रवेश दे रहे हैं, यानी जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है उनको सीधे रोक दिया जा रहा है। कई तरह के नियम बनाए गए हैं और नियमों के साथ जो एंट्री है उसको दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कहा गया था कि मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, 4 गेट खुले रहेंगे। हम फिलहाल 1 नंबर गेट पर हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं दिख रही है, मेडिकल टीम मौजूद नहीं है और देखिए कि सभी मास्क लगाकर प्रवेश कर रहे हैं। एक बार हम तस्वीर आपको गांधी मैदान का दिखाते हैं कि फिर वही रौनके गांधी मैदान नजर आ रहा है जो पहले आप देखा करते थे लॉकडाउन से पहले। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आदेश दिया गया है कि आप झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर आप वॉकिंग नहीं करें, जिसको लेकर भी निगरानी करने की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चहल पहल बढ़ गई है, हर कोई इंतजार में थे कि गांधी मैदान में सैर करेंगे और वही दृश्य आपको हम दिखा पा रहे हैं। लंबे समय यानी तकरीबन 19 मार्च के बाद आज खोला गया है गांधी मैदान का गेट। सवाल यह है कि बड़ी संख्या में सभी गेट पर जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती की बात कही गई थी, साथ ही मजिस्ट्रेट और मेडिकल टीम की तैनाती की बात, लेकिन आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कुछ शख्स हैं जो मास्क लगाकर नहीं पहुंचे, उन्हें रोका जा रहा है। सुबह जो है 5 से 10 और शाम में 4 से 7 के बीच आप यहां पर वॉक कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। देखने वाली बात यह होती है कि जो पटना कमिश्नर ने आदेश दिया था उस आदेश का पूरी तरह से पालन कब हो पाता है।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है। आम हो या खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग तरह तरह से कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का इस्तेमाल रचनात्मक चीजों में भी कर रहे हैं। इसी के चलते झारखंड निवासी दुर्गा प्रसाद ने कोरोना चालीसा लिख डाला, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बहत्तर साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर अपनी नैसर्गिक कला म्यूरल आर्ट को कल्पना के रंग देने में जुटे झारखंड के दुर्गा प्रसाद ने देश में चल रहे कोरोना काल के दौरान कोरोना चालीसा लिखी है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति, अफवाह के कारण परेशानी, उसके बचाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। दुर्गा प्रसाद ने यह कोरोना चालीसा स्पीड पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। कोरोना चालीसा लिखा हूँ और कोरोना से संरक्षक जो है उस पर जितने भी मोदी के या विश्व में कोरोना के प्रचार प्रसार हो रही है और कई तरह के अफवाह फैल रही है, लोगों को मौत हो रही है, उसके ऊपर विषय के ऊपर मैं कोरोना चालीसा में दर्शाया हूँ और जो कि मैं प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया। रिटायरमेंट की उम्र में जहां लोग जीवन से थककर आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दुर्गा प्रसाद को इसी उम्र में जीवन में नई उड़ान मिली है। साल 2008 में रिटायर्ड 72 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी सीमेंट और बालू से कलाकृति निर्माण की म्यूरल आर्ट कला के धनी हैं। उनकी इच्छा है कि वे अपने घर को म्यूजियम के रूप में देश को सुपुर्द करें। साथ ही अपनी कला को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए एक स्कूल या कॉलेज के माध्यम से सभी को शिक्षित करें। यही नहीं, वे एक प्रदर्शनी भी लगाना चाहते हैं जिससे लोग उनकी कला को जाने और समझे, और इस काम में उनकी पत्नी का पूरा साथ मिल रहा है। 72 साल के हो गए हैं और उस पर भी अभी तक 10 घंटा खटते हैं। उस पर नाज है मेरा पति पर कि मैंने आज सुबह उठ के हम भी इनका साथ देते हैं, जब तक काम करते हैं जब तक हम भी साथ रहते हैं। दुर्गा प्रसाद की कला की हर कोई तारीफ कर रहा है। दुर्गा प्रसाद युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कुमार, न्यूज 18 सरायकेला। रक्सौल के एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की वजह से लाखों रुपए के कपड़े जल गए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो रक्सौल के दुकान में आग की तस्वीरें और धुआं ही आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा। दमकल कर्मी जरूर आग बुझाते आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत मुश्किल हुई, कड़ी मशक्कत हुई आग बुझाने में, क्योंकि आग काफी फैल गई थी। रक्सौल में की दुकान में आग लगने के बाद आसपास भी आग फैलने लगी थी। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आज दुमका से उधमपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। लगभग 1000 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन लेकर जाएगा, जिसके सीएम हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाएंगे। इसे स्पेशल ट्रेन में 24 बोगियां हैं। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी राजेश्वर बी ने खुद सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उनके प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए श्रमिक बंधु जाते हैं, उनके ट्रेन का फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है। ये एक परंपरा है, कई सालों से संताल परगना से लेबरर्स जाते हैं बीआरओ के प्रोजेक्ट्स में कार्य करने के लिए, और ये 6 महीने का वहाँ पे काम करने के बाद लौटते हैं। तो इस साल क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी और बीआरओ के द्वारा अनुरोध किया गया कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें सहयोग प्रशासन करे, तो हम लोग प्रशासन फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी भी बातें थी जो मेट्स मज़दूरों को ले जाते थे, लेकिन इस बार श्रम विभाग के निगरानी में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आएंगे और इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। साहिबगंज में फर्जी चालान से पत्थर खनन और परिवहन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। खनन विभाग के राजस्व को ताक पर रखकर बिचौलिए फर्जी चालान बनाकर खनन और परिवहन विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। खनन विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त छापेमारी में 139 गाड़ियों में माइनिंग चालान फर्जी मिले हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।
चूंकि चकनाका सभी जगह संचालित है, वैसे में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा गहन जांच किया गया। उसी दरमियान उनको 139 गाड़ियां में वैसे चालान को चिन्हित किया गया जो कि हम लोगों के पास कहीं से रुपये से नहीं निर्गत हुआ है। वैसे आज हमने पूरा उसकी एक हफ्ता से जांच कर रहे थे कि हमारे जिम्स के पोर्टल से निर्गत है कि नहीं। सबको पाया गया कि किसी रूप से वो ओवर राइटिंग करके या एडिट करते हुए उसको गलत रूप से व्यवहार किया है। उन सभी गाड़ियों और निर्गत चालानों के विरुद्ध मिर्जा चौकी थाना में FIR दर्ज कर दी। चालान मुख्यतः संबंधित जो माइनिंग विभाग है उनके द्वारा देख रेख किया जाता है, उन्हीं के द्वारा फर्जी और सही का ये होता है। और जब भी हम लोग के संज्ञान में ये बातें आती है तो हम लोग संयुक्त रूप से उसको छापामारी करते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। अब तो वो सत्यापन जो फर्जी की बात आती है तो जब भी संज्ञान में आता तो हम लोग सूचना देकर संबंधित के सत्यापन करवा के और जिसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है इसको पकड़ कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का। सरायकेला के राजनगर में बीते 8 जून की रात मिले कोरोना मरीज को रेस्क्यू कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने में देरी मामले में सिविल सर्जन ने राजनगर CHC प्रभारी को शो कॉज किया है। बीते मंगलवार की रात मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बुधवार दोपहर को आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया गया था। दरअसल बुधवार को कोरोना मरीज सीधे राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया था, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 22 तारीख को आया था, 22 तारीख को स्वाबी हुई थी और इसका रिजल्ट 8 तारीख को आया था। तो ऐसा परिस्थिति में वो पेशेंट जो है एकदम ही सिम्टम फ्री था, किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिजल्ट देर से आने के चलते पॉजिटिव आ गया है। इसलिए हम लोगों ने उनको वहाँ से उठाकर आइसोलेशन वार्ड में। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने हाल ही में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली थी, जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन अब ये रिजल्ट सवालों के घेरे में है। असफल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने कम सवाल के उत्तर दिए उन्हें पास कर दिया गया, जबकि ज्यादा उत्तर देने वालों को फेल कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने दोबारा ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की मांग सरकार से की है। कुछ ऐसे ही अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। सिपाही पद के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने हाल ही में 11,880 पदों के लिए रिजल्ट निकाला है, लेकिन यह रिजल्ट विवादों के घेरे में आ गया है। जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो केंद्रीय चयन परिषद पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरह का ये सवाल है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति ये है कि सेंटर में एग्जाम सेंटर में मोबाइल ले जाना वर्जित है। ठीक है, मोबाइल ले जाना वर्जित होने के बावजूद भी OMR शीट जो है मार्केट में वायरल हो गया है और उस OMR शीट पर 25 ही अटेम्प्ट किया हुआ उस विद्यार्थी का रिजल्ट आया है 2210040984। इनका हो चुका है, इनका रिजल्ट हुआ है, इनका रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है। वहाँ भी मात्र 25 अटेम्प्ट किए हैं और हम लोगों ने 80 कटअप का कोई पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं है। किसी का 62 पर भी रिजल्ट हुआ है, किसी का मतलब कि 22 पर भी रिजल्ट हुआ है और हम लोग 80 प्लस मार के आए हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। इसमें सर बहुत धांधली हुई है और एग्जाम को अगर बिहार सरकार ना कटअप बताती है ना कुछ बताती है, रिजल्ट देती है ना हम लोग को पता है मार्क कितना है। मार्क हम लोग गिने हैं 75-80 आ रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं है और जिसका 25 है उसका रिजल्ट है। ये क्या है सर? तो निश्चित तौर पर जो सवाल है वाजिब है और केंद्रीय चयन परिषद से इनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच करे और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर से रिजल्ट जो है वो रद्द किया जाए और अभ्यर्थियों के हित में फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम हो, इसकी भी एक डिमांड है इन लोगों की और देखना होगा इनकी जो मांगे हैं वो सरकार उन मांगों को कैसे लेती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर नगर निगम में घरों से कचरा उठाने के लिए ऑटो ट्रिपर गाड़ियों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है और इस मामले में मेयर सहित 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की इजाजत मिल गई है। हालांकि इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 4 करोड़ से ज्यादा की खरीद में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपा गया था। मुजफ्फरपुर में करीब 3 साल पहले अगस्त 2017 में ये फैसला नगर निगम की अस्थायी समिति ने लिया था कि घर घर से कचरे को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के ऑटो ट्रिपर वाहन की आवश्यकता पड़ेगी और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख की लागत से 50 ऑटो ट्रिपर खरीदे गए, लेकिन सभी ऑटो ट्रिपर कभी इस्तेमाल में नहीं आए और इसकी वजह रही करप्शन। भ्रष्टाचार की बू आते ही इस मामले में विभाग ने निगरानी को जांच का जिम्मा दिया और जब निगरानी की जांच हुई तो इस मामले में
जांच के बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई और जो अभी के मेयर हैं सुरेश कुमार, उनके समेत जो अभियंता हैं और जो अधिकारी हैं, जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त रहे हैं रमेश रंजन, और इसके अलावा जो दूसरे नगर आयुक्त थे जो तत्कालीन एडीएम भी थे, उन्हें प्रभार में दिया गया था, उनके खिलाफ निगरानी ने 9 लोगों के खिलाफ पटना निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। और अब जब ये मामला फिर से सुर्खियों में है, जब विभाग ने मेयर और 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्जशीट सबमिट करने के लिए अनुमति दिया है, लेकिन सवाल यह खड़ा उठता है कि जिस मामले में 9 लोगों को निगरानी ने अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया, उस मामले में सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट दायर करने की विभाग ने अनुमति दी है, जबकि जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त और दूसरे कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के समेत कार्यपालक अभियंता भी, जिसको निगरानी ने पाया था कि इस मामले में काफ़ी अनियमितता की गई, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया है। लेकिन अब भी जो ऑटो ट्रिपर खरीद हुई थी, एक ऑटो ट्रिपर की कीमत 7,70,000 के करीब थी और माना जाता था कि जिस समय ये टेंडर हुआ था तो 3 एजेंसियों ने भाग लिया था, उसमें एक एजेंसी तो बिल्कुल हरियाणा की फर्जी कंपनी थी जो कागजों पर दिखाया गया था, जबकि जो दूसरी कंपनी थी उसके कम कीमत लगाने के बावजूद जो अधिक कीमत वाली वाहन थी उसकी खरीदारी की गई और कई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो मोटर वाहन जो निरीक्षक थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ये कहीं से भी फिट नहीं है, इसकी अनफिटनेस बताई गई थी, बावजूद इसकी खरीदारी की गई और काफ़ी अनियमितता की गई। अब इस मामले में चार्जशीट की तैयारी निगरानी कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।